1 एकड़ की अगर हम बात करें, 1 एकड़ से एक बंदा बड़े आराम से 80 लाख तक पहुंच सकता है। साल का जो रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू हाँ, ये 80 लाख तक का कर सकता है, जिसमें खाद और केचुआ दोनों है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, दिल्ली एनसीआर में लगभग 5 लाख के आसपास नर्सरी है। अगर इसके 25% नर्सरी को भी आप कैटर कर लें तो महीने का 10 से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आपका बड़े आराम से चालू हो जाएगा। लाखों करोड़ों की बात करते हैं इसमें कि केचुआ खाद बिजनेस में इतना फायदा है, इतना फायदा है, लेकिन ज्यादातर लोग वो लाखों करोड़ नहीं कमाते हैं। प्रैक्टिकल क्या है वो जरा बताइए। लोग साइट लगा लेते हैं, साइट पे काम भी कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, या उनको ये आइडिया नहीं है कि किसके पास जाके हम ये काम करें या हम सेल करने की कोशिश करें जहाँ पे अच्छे से हमारा सेल हो जाए। हमारा वर्मी कंपोस्ट जो वो सस्टेन करने वाला चीज़ है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट के कस्टमर नहीं है तो आप अपने बिजनेस को 1 साल 1.5 साल से ऊपर नहीं चला सकते। सिर्फ केचुआ बेच के बिजनेस सस्टेन नहीं होता है। पहला, जैसे हम किसी को साइट लगवाते हैं तो इनिशियली 3 महीना 4 महीना उसकी हम हैंड होल्डिंग करते हैं। अगर वो सेल नहीं कर पाता तो हम उसको सेल करने में सपोर्ट करते हैं, उसका हम बिकवाते हैं। एक इसमें ऐड कर दूं कि मतलब हम लोग इस पे कॉस्ट पे इतना काम करते हैं कि जितने में हम बना बेचते हैं लोग उतने में बनाते हैं खाद को। अगर हम सस्ता बनाएंगे तो ही सस्ता बेच पाएंगे। अगर हम सस्ता बेच पाएंगे तो जो हमारा ऑर्गेनिक चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। नमस्कार दोस्तों ये एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट है 4 एकड़ में, और यहाँ का टर्नओवर है 4 से 5 करोड़ रुपए सालाना। यानी कि 4 एकड़ की केंचुआ पालन यूनिट के खाद और केंचुआ 4 से 5 करोड़ रुपए का बिक रहा है। मतलब यूँ कह सकते हैं 4 एकड़ में करोड़ों की कमाई। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू करने वाले ज़्यादातर लोगों को घाटा भी उठाना पड़ता है, या यूँ कहिए शुरुआत में घाटा उठाना पड़ता है और कई यूनिट बंद हो जाती हैं। कारण क्या है इस वीडियो में जानेंगे, और करोड़ों की कमाई का राज क्या है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि अक्सर आप जो वीडियो देखते हैं उसमें लाखों करोड़ों की बात की जाती है कमाई की, पर एक पहलू दिखाया जाता है, दूसरा पहलू बताते नहीं है। इस चक्कर में लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं और घाटा उठाना पड़ता है। किसी भी बिजनेस के दो पहलू हैं, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा सेल। जब तक प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी तो बेचेंगे क्या, और जब बिकेगा नहीं तो प्रोडक्शन का लाभ क्या हुआ। यानी कि सेल नहीं हुई तो भी बिजनेस फेल हो जाता है, और प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई तो भी बिजनेस फेल हो जाता है। इन दोनों पहलू पर डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे राज सिंह जी, जो यहाँ 2020 से ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं, और ये वर्मी कंपोस्ट गाजियाबाद में स्थित है, और यहाँ का खाद दूर दूर तक बेचा जा रहा है। तो बिकेगा कैसे, बेचने के लिए क्या चाहिए, शुरू करने के लिए क्या चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। जो भी नई वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं या नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है, और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनके लिए भी काम का होने वाला है। तो चलिए राज सिंह जी से जानते हैं करोड़ों की कमाई का सच और घाटे का क्या कारण है। दोस्तों आप हैं राज सिंह जी, यहाँ पर ये 2020 से वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं, और ये जगह है दिल्ली के पास गाजियाबाद में। तो चलिए जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की A to Z जानकारी क्या है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राज सिंह जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, आपका और आपके टीम का बड़ा बड़ा स्वागत है हमारे साइट पे। धन्यवाद जी। आपने बताया कि जीरो बजट केंचुआ फार्मिंग भी हो सकती है। जी जी। यानी कि न नीचे कोई स्ट्रक्चर बनाना न कोई ऊपर स्ट्रक्चर बनाना, और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ कमियों के कारण ये घाटे का सौदा भी बन जाता है, क्योंकि जनरली देखते हैं कि लाखों करोड़ों की बात करते हैं इसमें कि केंचुआ खाद बिजनेस में इतना फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर लोग वो लाखों करोड़ नहीं कमाते हैं। हवाई थोड़ी ज़्यादा होती। प्रैक्टिकल क्या है वो ज़रा बताइए। थोड़ा सा मैं आपको इसमें करेक्ट कर दूं कि जैसे लोग लाखों करोड़ की बात करते हैं वो सारी हवाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है उसमें। लेकिन वो लाखों करोड़ों को कन्वर्ट करने के लिए जो पीछे मेहनत करनी पड़ती है, अगर वो मेहनत जाता है तो ही वो लाखों करोड़ों कन्वर्ट होते हैं। लोग जो है लाखों करोड़ों को देख के बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट उस लाखों करोड़ को अचीव करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो आपको लगना पड़ता है बिजनेस में, वो खून पसीना लोग नहीं दे पाते हैं। वो एक गैप रह जाता है जहाँ पे लोग जो है उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते, और फिर वो बोलते हैं कि सब हवाई बातें हैं, सब बोलने की बातें हैं। तो ये जो आपने बताया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, परंतु इसमें दो चीजें हो गई जी। एक तो प्रोडक्शन और दूसरा उस प्रोड्यूस को बेचना, मार्केटिंग। तो ये शुरू से लेकर कैसे प्रॉफिटेबल है ये? तो हम लोग जो है प्रोडक्शन पे एक बार बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारा डिटेल ऑलरेडी मार्केट में और ऑनलाइन अवेलेबल है जिस पे प्रोसेस कैसे प्रोड्यूस करना सब कुछ है। हम लोग थोड़ा सा उसको टच करेंगे। मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे इस बिज़नेस को या तो पास या फेल कराता है। ठीक,
लोग साइट लगा लेते हैं, साइट पे काम भी कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, या उनको ये आइडिया नहीं है कि किसके पास जाके हम ये काम करें या हम सेल करने की कोशिश करें जहाँ पे अच्छे से हमारा सेल हो जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 99% केसेस में जो लोग कन्वे करते हैं कि भैया हमारे किसान हमारे कस्टमर हैं, आप किसानों के पास जाइए, उनको बेचिए और हमारा माल बिक जाता है, बट ये सच्चाई नहीं है। जो किसान हमारा गन्ना बो रहा है, जो हमारा जीरी लगा रहा है या जो गेहूं की खेती कर रहा है, अगर आप उनको जाके कहते हैं कि आप 10,000 रुपये का हमारा खाद खरीद लीजिए 1 एकड़ के खेत के लिए, 1 एकड़ खेत से वो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, आप उससे 10,000 रुपये मांगते हैं, मतलब उसके कमाई का 20 से 25% हिस्सा मांग रहे हैं सिर्फ खाद के लिए, वो चाह के भी नहीं दे सकता आपको। तो हमें तो पहले हमें यही नहीं क्लियर होता है कि हमारा कस्टमर है कौन। तो हमें पहले अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, फिर एफर्ट लगा के उस कस्टमर के पास जाना है, जाके अपने प्रोडक्ट को उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसको कन्विंस करना है कि भाई हमारे पे एक बार वो दाव लगाए, ठीक, 1 साल 2 साल हमारे साथ काम करे, और फिर देखिए आपका मार्केट इतना बड़ा होगा, कितने भी एकड़ में साइट लगा ले आप उसको उसके डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज के डेट पे जो हमारे मेन कस्टमर हैं वो कौन है? जो कैश क्रॉप में काम करते हैं। कैश क्रॉप का मतलब हो गया जहाँ से 1 एकड़ में काम करके वो लाख, 2 लाख, 3 लाख की आमदनी लेते हैं। वो उनके पास ही परचेसिंग पावर होता है, जो पैसा लगा के आपका प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं। जैसे जिन लोगों के पास बाग बगीचा है, ठीक, जो लोग फूलों में काम कर रहे हैं, जो लोग फल में काम कर रहे हैं, जो लोग मेडिसिनल प्लांट में काम कर रहे हैं, जो लोग पॉली हाउसेस में काम कर रहे हैं, हमें इन लोगों को अप्रोच करना है। ठीक, हमें ये जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं उस एरिया के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के रेडियस में हमें उन लोगों को ढूंढना है कि कौन सब्जी में काम कर रहा है, कौन फल में काम कर रहा है, कौन फूल में काम कर रहा है, कौन मेडिसिन में काम कर रहा है। उनको ढूंढ के निकालना है, उन तक जाना है, जाके उनसे बात करना है और उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। नर्सरी में भी ऑप्शन है? बिल्कुल, अगर आप शहर के आसपास में हैं, इनफैक्ट पहला मार्केट तो नर्सरी ही है। ये वो एवेन्यूज़ है जहाँ पे आपको जाके बताना नहीं है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों यूज़ करना है। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उनको एक सही कीमत पे सही चीज़ देना है और आपका चीज़ अपने आप वहाँ बिकना चालू हो जाएगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, दिल्ली एनसीआर में लगभग 5 लाख के आसपास नर्सरी है। अगर इसके 25% नर्सरी को भी आप कैटर कर लें तो महीने का 10 से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आपका बड़े आराम से चालू हो जाएगा। तो मतलब आपने बताया कि मार्केट ऑप्शन है, जी। यानी कि नर्सरी वाले हैं, यानी कि जो सब्जियां उगाते हैं वो हैं, पॉली हाउस में जो खेती करते हैं या सब्जियां उगाते हैं वो हैं, जी। फूल जो उगाते हैं वो हैं, और बागान जो हैं जिसके चाय के बागान, सेब के बागान, जो अंगूर के बागवानी बागान, जी करते हैं, बिल बागवानी करते हैं, तो सबसे बड़ा मार्केट यही है। बागवानी वाला, हाँ, और ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि जो जो लोग स्टार्ट करेंगे ये उनके लिए है। एक बार आप स्टार्ट करके थोड़ा ग्रो कर जाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़े कस्टमर ये लोग हैं। और डिमांड का वो हाल है अभी इंडिया में कि एक एक गवर्नमेंट को अपना एक एक टेंडर 2-2, 3-3 बार निकालना पड़ता है, उनको माल नहीं मिल पा रहा है। केचुआ खाद की, केचुआ इतनी डिमांड है, उनको उनकी पूरी भरपाई नहीं हो पा रही है उनकी डिमांड की। तो यानी कि एक कस्टमर गवर्नमेंट भी हो गया जो अपने जो सबसे बड़ा कस्टमर है। बड़ा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि अपना जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, उसको 20% इंक्रीज किया जाए। इंडिया जैसे कंट्री में अगर फॉरेस्ट एरिया को 20% इंक्रीज करना हो तो आप सोच सकते हैं कितना ह्यूज डिमांड है। बिना वर्मी कंपोस्ट या किसी भी मैन्योर के कोई प्लांटेशन गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि वाटर का जो स्प्रिंकलिंग का जो कैपेसिटी होती है गवर्नमेंट की, वो हर महीने की हो सकती है, रोज़ वो पानी नहीं दे सकता पेड़ों को। तो उनको कुछ ऐसा माध्यम लगाना पड़ता है जो पानी को अपने पास एब्जॉर्ब करके रख पाए, जो हमारा मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट है, जो एक ऑप्शन वर्मी कंपोस्ट। जी, तो इसके बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आपने बताया कि मार्केट बड़ी है जी, लेकिन उसको ढूंढने की जरूरत है। जी। तो आप यहाँ जो तैयार करते हैं, कितना तैयार करते हैं साल भर में? साल भर में हम लोग लगभग 500 टन पर मंथ का हमारा कैपेसिटी है अभी जो हम लोग प्रोड्यूस कर 500 पाते हैं। टन यानी कि 5,000 क्विंटल हाँ जी, हाँ जी, एक महीने में। महीने में तो वो सारा बिक जाता है? सारा बिक जाता है, सारा बिक जाता है। आप जो हमारे साइट पे खड़े हैं, मुझे बताइए कहाँ स्टोर पड़ा हुआ है? ये देखिए, जितने कट्टे पैक हुए पड़े हैं उनके लिए ट्रकें खड़ी है, लोडिंग हो रही है, शाम को यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये देखिए, मैं यहाँ जब आया प्रैक्टिकली देखिए ट्रक है और ये काम चल रहा है, लोडिंग हो रही है, और ये ट्रक शायद जम्मू जा रहे हैं आप? हाँ जी, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो बागवानी करते हैं, जो सेब की खेती करते हैं वो सबसे बड़े कस्टमर है इस एरिया के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने अगर हमारा साइट देखा हो, हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं है, हम लोग स्टोर करने में बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक, आप हमारे किसी भी सीजन में हमारे साइट पे आइए, आपको एक भी कट्टा स्टोर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं हमारे पास, कहीं भी हमने स्टोर नहीं बना सेल रखा। हो जाता है। बिल्कुल सेल हो जाता है। तो इसके लिए एक समस्या और आती है कि जो छोटे स्तर पे यूनिट चलाते जी, हैं, जी, उनको एक तो प्रोडक्शन की आपने बात की कि प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर तो घाटा होगा। बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन कर लिया फिर वो बेच नहीं पाते, तो छोटे यूनिट वालों को क्या हर्डल्स आती हैं, जिनको मान लो 2 शुरुआत की उसने, तो वो जी। कहाँ बेचें? क्योंकि नहीं, अगर बहुत छोटे से हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम एक बेड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैंने एक बेड लगाया है तो उस एक बेड का खाद
अगर 2 टन निकलता है, ठीक है, 2 टन खाद का मतलब हो गया 10,000 से लेके 14,000 के बीच में कहीं आपका रेवेन्यू आएगा। अब उस 14,000 को का रेवेन्यू निकालने के लिए अगर आपको 100 किलोमीटर दूर किसी कस्टमर के पास मिलने जाना है, तो आप जा नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी इशू है। तो अगर आप 2-3 बेड पे काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ के लिए करें, सेल्फ का यूज़ के लिए ये प्रोडक्शन करें। अगर आपको कमर्शियल काम करना है, बेचने के लिए करना है, तो कम से कम 25 बेड का टारगेट होना चाहिए। भले आप 2 से शुरू करें, 5 से शुरू करें, बट कम से कम 25 बेड का आप साइट लगाएं, तो आप कुछ पैसा मार्केट में खर्चा कर पाएंगे। एटलीस्ट अपने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो सेल्फ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जहाँ पे मार्केटिंग के लिए 1 गाँव, 2 गाँव, 4 गाँव या 10 नर्सरी पे घूमने जाएंगे, वो खर्चा आपका वहाँ से निकल पाए बड़े आराम से। थोड़ा स्केल अप करना पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा स्केल अप करना पड़ेगा। तो इस तरह से मार्केट ढूंढकर अगर काम करेंगे, मतलब उसके मिलेंगे तो मार्केटिंग हो पाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अभी उतनी हो नहीं रही है, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं बार-बार ये अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि कोई ऐसी मंडी नहीं है जहाँ पे आपने अपना प्रोड्यूस बना लिया, आप मंडी में चले गए, वहाँ पे किसान या जिनको रिक्वायरमेंट है वर्मी कंपोस्ट का वो भी आ रहे हैं और आपसे बात हो जाएगी, किसी न किसी रेट पे आपका सामान बिक जाएगा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका मेथड अभी है नहीं हमारे पास, ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो आप जिस भी एरिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस एरिया में आपको ढूँढना है कि उस एरिया के हिसाब से कौन-सा कैश क्रॉप होता है और कौन से सेट ऑफ कस्टमर हैं, लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। आपको उनको ढूँढना है और ढूँढ के जाके उनसे बात करना और सेल करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे पास आइए, हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको सिखाएँगे कि मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे अपने कस्टमर को बिल्डअप करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये रातों-रात नहीं हो जाता है कि आज हमने साइट लगाई और कल सुबह से हमारा माल पूरा बिकना चालू हो जाएगा। हमें इसमें समय लगता है। मार्केट क्रिएट करना एक स्लो प्रोसेस है, जहाँ पे हमको स्टेडी लगा रहना पड़ता है, लगातार लगा रहना पड़ता है। 6 महीना, 8 महीना हम जब काम करेंगे, तो उसका धीरे से रिजल्ट आना चालू होता है। जब रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बहुत स्पीड से वो पकड़ता है। राज सिंह जी, जनरली एक चीज और निकल कर आती जी। है कि अब तक जो ट्रेंड है हाँ जी। कि केंचुआ यूनिट किसी ने लगाई, वो फर्दर यूनिट लगवाने के लिए केंचुआ बेचता है। ठीक है। तो जो रेवेन्यू का मुख्य सोर्स अभी यही चल रहा है लोगों का, ज़्यादातर का। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा कि केंचुआ यूनिट लगाई और फिर कहेंगे जी हम केंचुआ बेचते हैं, आपकी नेक्स्ट यूनिट लगवाते हैं। ठीक है। तो उससे एक तो केंचुआ बिकने पर उनकी आमदनी होगी, ठीक है। खाद बेचने में उनको समस्या आती है ज़्यादातर को। जी। तो आपका क्या मॉडल है? आप खाद का ज़्यादा वो बेचने का रेवेन्यू आपका ज़्यादा है या केंचुआ बेचकर? देखिए, हम लोग जब भी किसी बिज़नेस की बात कर रहे जी। हैं, तो बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सस्टेनेबिलिटी, कि भी आपका बिज़नेस कितना सस्टेन करने लायक है और कितना लॉन्ग टर्म ये चल सकता है। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमारा वर्मी कंपोस्ट जो वो सस्टेन करने वाला चीज़ है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट के कस्टमर है नहीं है, तो आप अपने बिज़नेस को 1 साल, 1.5 साल से ऊपर नहीं चला सकते। सिर्फ केचुआ बेच के बिज़नेस सस्टेन नहीं होता है, पहला। तो केचुआ तो हमारा बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम गाय का, भैंस का दूध डेयरी लगाते हैं, तो डेयरी में दूध तो हमारा मेन बिज़नेस है, घी हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो हम सिर्फ केचुआ पे काम नहीं कर सकते। अगर आप केचुआ पे काम करते हैं, एग्जांपल ले लीजिए, सिर्फ आप केचुआ बेच रहे हैं, तो केचुआ है तो गोबर चाहिए आपको, वो खाना खाएगा, एक्सक्रीटा करेगा, लैट्रिन करेगा, तो आपके पास खाद आएगा। खाद अगर आपके पास आ रहा है, तो उस खाद का क्या करेंगे आप? सेल करने के अलावा फेंक तो सकते नहीं है। अच्छा, खाद को अपने साइड से निकालना भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। तो सिर्फ खाद को निकाल के कॉस्ट लगा के और उसको आप कहीं फेंक तो नहीं देंगे जाके, तो उसको बेचना ही पड़ेगा। खाद का हमारा कस्टमर रिपीटेटिव होता है। अगर एक बार आपने किसी को सही चीज़ सही रेट पे दे दिया, तो फिर आपका कस्टमर बन गया। अब हमारे पास जो गाड़ियाँ लगी है, ये जिनके पास जा रही है, वो पिछले 5 साल से हमसे ले रहे हैं खाद। हर साल 100 के आसपास गाड़ियाँ ले लेते हैं ये लोग। तो हमें एक बार उस कस्टमर के साथ मेहनत करना पड़ा, एक बार उसका ट्रस्ट जीतना पड़ा। अगर आप केचुआ बेचते हैं, तो एक साइट को आप एक बार ही बेच पाएंगे केचुआ। तो आपको हर बार नया कस्टमर ढूंढना है, हर महीने नया कस्टमर ढूंढना है, वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अच्छा, प्लस क्या, जब कोई केचुआ परचेस करने आपके पास आता है, तो वो एक बड़ा एस्पिरेशन लेके आता है, एक उम्मीद लेके आता है कि भाई मैं आपसे मिलकर आपके साथ काम करूँगा और एक अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूँगा। तो अपना समय, पैसा सब डालता है। तो आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके खुद के पास बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए, जो मार्केट आप लगे तो अपने कस्टमर के साथ शेयर कर पाओ। जैसे हम किसी को साइट लगवाते हैं, तो इनिशियली 3 महीना, 4 महीना उसकी हम हैंड होल्डिंग करते हैं। अगर वो सेल नहीं कर पाता, तो हम उसको सेल करने में सपोर्ट करते हैं, उसका हम बिकवाते हैं, तब तो आप उसको खड़ा कर सकते हो। अगर ये कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है और सिर्फ चाहो केचुआ बेच लो, तो 1-2 लोग तो बस ज़रूर आपसे परचेस कर लेंगे, पर तीसरा, चौथा परचेस करने से पहले आपसे सोचेगा कि भाई इनसे परचेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या ये मुझे मार्केट करने में हेल्प कर पाएँगे? वो वही कर पाएगा जो पिछले 7 साल, 8 साल, 4 साल से काम कर रहा है और जो खुद अपना वर्मी कंपोस्ट बड़े अच्छे तरीके से बेच पा रहा है। तो ये जो आपने मार्केट की बात की कि जी। केंचुआ खाद बेचकर ही सस्टेन कर सकते हैं, जी। केवल केंचुआ बेचकर लंबे समय तक नहीं नहीं, चला नहीं, नहीं सकते। चल सकता। परंतु ये जो केंचुआ खाद बेचने की जो बात है, जी। ये सस्टेनेबिलिटी कब तक आ जाती है? जरा यानी कि कोई नया शुरू करना चाहे, उनके लिए क्या गाइड करेंगे आप कि कितने से शुरू करें,
और कितने दिन के बाद उनकी खाद अगर मेहनत करेंगे, मार्केट जी। ढूंढेंगे, तो बात बननी शुरू हो जाएगी, एक रोटेशन बन जाएगा। तो तो क्या अनुभव है आपका? जो जी। लोग भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप कम से कम 1 से डेढ़ साल का समय लेके चलो, कि भई आप इस बिज़नेस को कम से कम अपना डेढ़ साल, 18 महीना तो दोगे ही दोगे। कम से कम 6 साइकिल जो है ना, आप काम करोगे ही करोगे। दोनों में, प्रोडक्शन में भी और स्टार्टिंग से ही मार्केटिंग में भी आप काम करोगे। 6 कम से कम डेढ़ साल। अगर हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कमर्शियल काम करना है तो कम से कम 1 एकड़ में काम कीजिए। आप जो बेड दिख रहे हैं 50-50 फीट के, तो 50 बाई 4 के कम से कम 100 बेड पे आप काम करने का टारगेट रखिए। अगर आप 100 बेड का टारगेट रखते हैं तो आपका 5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है टोटल, और आप डेढ़ साल में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो आपका वापस आ जाता है, और उतना और पैसा आप डेढ़ साल में कमा सकते हो। तो अगर आप डेढ़ साल काम करते हो, इस पीरियड में आपका बिजनेस सस्टेनेबल कंडीशन में आ जाता है, जहाँ पे आप एक अच्छा, मतलब मैं अगर इन टर्म्स ऑफ मनी बोलूँ, तो अगर 1 एकड़ पे आप काम करते हैं, डेढ़ साल आपने काम कर लिया है, तो 1.5 से 2 लाख रुपया पर मंथ की इनकम आप जनरेट कर सकते हो। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये आपने बताया कि 1.5 साल लगेगा, हाँ जी। पर उसके लिए पॉकेट में कितना सरप्लस रखना चाहिए ताकि रनिंग कॉस्ट भी निकलती रहे, या मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी इसमें, जो आपने मैं बताया आपको 1 एकड़ टोटल में? इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 6 लाख रुपया आपको टोटल इन्वेस्टमेंट रखना है। आपको सिर्फ 2.5 साइकिल का पैसा अपने पास लेके चलना है। ओके। अगर सपोज़ आप एक एकड़ का साइट लगाते हैं हम्म। और 100 बेड इसमें लग जाएगा, तो आपको 25 बेड से स्टार्ट करना है। पहले साइकिल में 25 बेड, दूसरे साइकिल में 50 बेड, तीसरे साइकिल में 100 बेड पे जाना आपको। 25 से मल्टीप्लाई हो हाँ जाएगा। जी, तो पहले वाले 25 बेड जो लगाएँगे पहले साइकिल में, पर बेड का सारा एक्सपेंस आपका 10,000 के आस-पास आता है। प्लस माइनस थोड़ा-सा 10% आप मान लीजिए कि ऊपर 10% नीचे की कॉस्ट नहीं है कि गोबर और सब केचुआ सब के? सब कुछ लेके जो भी हमारा खर्चा है, जहाँ पे हम गोबर की बात कर रहे हैं, अपने हम केचुए की बात कर रहे हैं, अपने लेबर की बात कर रहे हैं, जो हमारा मल्चिंग के लिए पत्ते यूज़ होते हैं हम पत्तों की बात कर रहे हैं, सब कुछ इंक्लूड करके हम इस पे क्या इंक्लूड नहीं करते 10,000 में, सिर्फ जो हमारा इंफ्रास्ट कॉस्ट है, जो हमारा लैंड का कॉस्ट हो गया, या जो लैंड का लीज कॉस्ट हो गया, या हम पानी के लिए जो समरसिबल का फिटिंग कर रहे हैं, ठीक, मैं उसकी उस कॉस्ट को ऐड नहीं करता हूँ। क्यों ऐड नहीं करते? क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। बहुत सारे लोगों के पास खुद का होता है, बहुत सारे लोग अपना परचेस जो लैंड लीज पे लेते हैं वहाँ पहले से रहता है, कुछ लोगों को अपना लगाना होता है। उसको छोड़ दें तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, वो हमारा पर बेड 10,000 का आता है। तो आप 25 बेड से स्टार्ट करते हो, 2.5 लाख रुपए का खर्चा वहाँ हो गया। ये बेड है 50 फीट का हाँ जी, लंबा? 50 फीट बाई 4 फीट का। नेक्स्ट साइकिल में जब आप 50 फीट बनाएंगे तो अब आपको केचुआ नहीं परचेस करना है। जो एक मेजर कॉस्ट इनिशियली होता है, वो आपका सेकंड साइकिल से आपका खुद का रहेगा। ठीक, तो 50 बेड में सिर्फ आपको लेबर, गोबर और पत्तों का खर्चा है। और नेक्स्ट 2.5 साइकिल, आधा साइकिल का और हम जोड़ के चलते हैं, तो ये सारा खर्चा 6 लाख के आसपास आता है आपका। अगर 2.5 साइकिल तक आप पहुंच गए और पहले साइकिल और दूसरे साइकिल में आपने मार्केटिंग की, तो यहाँ से आपका फिर रेवेन्यू जनरेशन चालू हो जाता है। थोड़ा स्लो रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन बिक जाता है अगर आप काम करते हैं 6 महीने तो फिर आपको 6 लाख में ये पूरा 1 एकड़ का साइट डेवलप करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो। उसके बाद अगर मार्केट डेवलप कर लिया तो हम्म। फिर रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। हाँ, फिर आप अपना डिमांड के हिसाब से अपने साइट बड़ा कर लीजिए, 100 का 200 बेड कर लीजिए। आप कितना उसके अंदर दे पाते हैं, आप कितने आप लोग साथ में काम कर पाते हैं, वो डिफाइन करेगा कि आप कितना बड़े पे जा सकते हैं। 1 एकड़ की अगर हम बात करें, 1 एकड़ से एक बंदा बड़े आराम से 80 लाख तक पहुंच सकता है। साल का जो रेवेन्यू है वो, टोटल रेवेन्यू, हाँ, ये 80 लाख तक का कर सकता है, जिसमें खाद और केचुआ दोनों है। प्रॉफिट प्रॉफिट जो है लगभग 30 से 35 लाख रुपया एक साल में, एक साल, 1 एकड़ में सारा खर्चा इंक्लूडिंग आप अपनी सैलरी भी निकाल के ये खर्चा आपका प्रॉफिट बचता है। तो दोस्तों, जैसा राज सिंह जी बता रहे हैं कि 1 एकड़ में अगर कोई केचुआ यूनिट चला रहा है तो 80 लाख रुपए तक जा सकता है उसका टर्नओवर, यानी कि टोटल सेल। उसमें से 30 से 35 लाख रुपए की बचत हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो आपने बताया कि 1 एकड़ में जी, अगर 50 बाई 4 फीट के बेड लगाएं तो पूरे में लगाएंगे तो कितने बेड हो मैं जाएंगे? आपको डिटेल में समझाता हूँ। जी। 1 एकड़ में जो हम लोग एक बेड लगाते हैं, ठीक, एक बेड में हम लोग 5 टन गोबर डालते हैं, ठीक है। 50 क्विंटल गोबर डालते हैं। 35 से 40% हमारा कन्वर्जन होता है। तो अगर हम 5 टन गोबर डाल रहे हैं तो 1.25 से 2 टन के बीच में हमारा खाद निकलेगा। ठीक, 1 एकड़ में 100 बेड लग जाते हैं ऐसे। तो और एक साल में 6 साइकिल निकलता है। 2-2 मंथ का हमारा साइकिल होता है, एक साल में 6 साइकिल निकलता है। पर साइकिल हम एक बार, अगर हमारा जो इनिशियल फेज़ है उसको हम अगर बाहर निकाल दें, जो हमारा जब हम अपना बिल्ड कर रहे हैं साइट को 25, 50 और 100 कर रहे हैं, वो उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हमारे 100 बेड लग गया। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन चालू करते हैं तो 6 साइकिल में पर साइकिल हमारा अगर 1.25 टन का खाद प्रोडक्शन होता है, तो 100 बेड से हमारा 175 टन खाद निकलेगा। ठीक, तो 6 साइकिल में कितना प्रोडक्शन हो गया? लगभग 1000 टन के आसपास हमारा 1 एकड़ से 1 साल का प्रोडक्शन होगा। 1000 टन को अगर हम सेल करते हैं 5 रुपये के रेट पे, जो बल्क प्राइस की हम बात करते हैं,
ठीक है, कि हम रिटेल करेंगे तो हमारा प्राइस 15 रुपये आ सकता है। अगर हम छोटे क्वांटिटी में 500 और 1 टन बेचते हैं तो 6-7 का हमारा रेट मिल सकता है। अगर हम इसको 10 टन, 20 टन, 50 टन की इस तरीके से बात करते हैं तो हमारा रेट जो है ना 5 रुपये के आसपास रहता है। तो अगर हम 5 रुपये के एवरेज कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 टन का रेट आता है 50 लाख रुपया। ठीक, जो बंदा 50 लाख का वर्मी कंपोस्ट सेल करेगा वो बड़े आराम से 25 से 30 लाख रुपए का केचुआ बेच सकता है। हर एक साइकिल में अगर आप 2 टन भी केचुआ भी निकालते हैं, ठीक, हर मंथ में आप 2 टन केचुआ निकालते हैं तो 2 लाख रुपए आपका सिर्फ केचुआ का हो गया। तो 25 से 30 लाख आप केचुआ निकाल सकते हैं। तो टोटल जो है ये 50 प्लस 25 से 30 लाख रुपए जोड़ते हैं तो 80 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू निकल सकता है 1 एकड़ के वर्मी कंपोस्टिंग के फार्म से। खर्चे इसमें क्या क्या होते हैं? खर्चे इसमें आपके मेजर खर्चे गोबर के हैं, ठीक, लेबर का है, इन पत्तों का है, और एक मिसलेनियस एक्सपेंस होता है कि भाई आपके कुछ खर्चे हो गए, कुछ लोग आ गए तो खाने पीने में कुछ खर्चा हो गया, कुछ टूट फूट हो गया तो उसको रिपेयरिंग में जो खर्च हो गया। तो ये मेजर 4 आपके खर्चे हैं, जहाँ पे गोबर सबसे बड़ा खर्चा है हमारा और लेबर हमारा सबसे बड़ा खर्चा है। एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि भाई हम जब भी ये काम करें तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारा गोबर एक फिक्स कॉस्ट है। आप जिस भी एरिया में काम करेंगे उस एरिया के हिसाब से गोबर का रेट फिक्स हो जाएगा, फिर वो साल 1.5 साल ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो क्या हमारा वेरिएबल कॉस्ट बचा, जो बढ़ सकता है घट सकता है, वो हमारा लेबर कॉस्ट है। तो आपको लेबर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए इस बिज़नेस को अच्छे से सक्सेसफुल करने के लिए। हम अपने साइट की डिज़ाइन ऐसे करते हैं, ठीक, जहाँ पे हमारा लेबर कॉस्ट कम से कम लगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप देखिए ट्रक हमारी जो है, जहाँ हमारे कट्टे पैक होके रखे हुए हैं, ट्रक हमारा वहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कट्टा हमने लोड किया, फिर ट्रक को हम पीछे ले आते हैं जहाँ तक हमारा कट्टा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा लेबर जो है सर पे कट्टा रख के लेके कहीं नहीं चलता है, हम कट्टे को उठाते हैं और ट्रक पे रखते हैं। वैसे ही जहाँ जहाँ हमारा बेड है वहीं पे हमारा गोबर है, जहाँ हमारा खाद बेड है वहीं खाद निकल के वहीं पे छन रहा है। आप देख सकते हैं, सारा एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि जहाँ पे हमारा गोबर खाद निकल रहा है मशीन वहीं लगी हुई है। हमारा लेबर एक बार में 50 फीट से ऊपर नहीं चलता है। हम कोशिश करते हैं हमारे 50 फीट का बेड है तो हमारे लेबर को मैक्सिमम 50 फीट ही चलना पड़े। तो जहाँ हमारा बेड है हम वहीं गोबर डंप करते हैं, वहीं खाद इकट्ठा करते हैं, वहीं उसकी छनाई होती है, वहीं पैकिंग होती है और वहीं लोडिंग होती है। तो आपको साइट को ऐसे डिज़ाइन करना है जहाँ पे लेबर को चलने का कॉस्ट जो है वो बच जाए। अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, अपने बड़े से साइट पे किसी कॉर्नर में गोबर डंप करते हैं, किसी एक कॉर्नर में पैकिंग का बहुत अच्छा सा इंतजाम कर लेते हैं, मशीन फिट कर देते हैं। तो जो माल को ढोने की कॉस्ट है वो बहुत ह्यूज कॉस्ट है। हम जो है अपना माल जो है अभी 4.5 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। 1 किलो खाद हम जो है 4.5 रुपये के रेट पे बेचते हैं। हमारी जो लागत है वो 2 और 2.25 के बीच में आती है। 100% मार्जिन पे काम करते हैं हम लोग। कोई बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आप 100% मार्जिन पे काम कर पाए। एक इसमें ऐड कर दूँ कि मतलब हम लोग इस पे कॉस्ट पे इतना काम करते हैं कि जितने में हम बेचते हैं लोग उतने में बनाते हैं खाद को। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब तक आप कॉस्ट सेविंग इज इक्वल टू प्रॉफिट, जरूरी नहीं कि हम अपने कस्टमर से ही पैसा लें, हम खुद भी पैसा जनरेट कर सकते हैं कॉस्ट सेविंग के माध्यम से। अगर हम सस्ता बनाएंगे तो ही सस्ता बेच पाएंगे। अगर हम सस्ता बेच पाएंगे तो जो हमारा ऑर्गेनिक चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। हम लोग खाद और केचुआ दोनों ही बड़े सस्ते रेट पे निकालते हैं। केचुआ भी हम लोग सिर्फ 75 रुपये के हिसाब से निकालते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये क्या इंटेंशन है, मार्केट क्यों ख़राब करते हो, इतना सस्ता केचुआ क्यों बेचते हो। मैं इस पर थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अगर मैं सस्ता बेचूंगा तो ही जहाँ पे 2 लोग स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, उनकी जगह 10 लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो 10 लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो और 10 को लगवाने की कोशिश करेंगे। 10 लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो और 100 लोगों को वर्मी कंपोस्ट अपना बेचने की कोशिश करेंगे। जब सारे लोग कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा खा पाएंगे। तो हमारा बिजनेस भी हो रहा है जहाँ पे हम अपना अर्निंग भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, और साथ साथ एक सोशल कॉज भी हमारा चल रहा है साथ में, जहाँ पे हम केमिकल फ्री लोगों को खाना खिलाने में हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा राज सिंह जी ने बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव रखते हैं प्रोडक्शन को, यानी कि केंचुआ खाद बनाने के लिए जो लागत है उसको कम करने के कारण इन्होंने रेट भी कम कर दिया है। 4.5 रुपये 5 रुपये किलो केंचुआ खाद बेच रहे हैं। जनरली कई कई जगह 10, 15, 20 रुपये किलो तक बिकता है, अलग अलग कस्टमर के हिसाब से। तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी। दूसरा, प्रोडक्शन अच्छे से ले पा रहे हैं क्योंकि इनको इन डेप्थ नॉलेज है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। तो ये जानकारी देने के लिए ही आपको ये वीडियो हमने बनाया, लेकिन प्रैक्टिकल जानकारी के लिए आपको प्रैक्टिकल साइट पर जाना पड़ता है, या जो लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं उनकी गाइडेंस में करना होता है। तो राज सिंह जी ये कंसल्टेंसी भी देते हैं कि किसी को शुरू करना हो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, तो केंचुआ भी देते हैं और उनको गाइडेंस भी देते हैं।
अब केचुआ जो रेट बता रहे हैं वो इनका सस्ता रेट है, मार्केट में क्या रेट है वो पूछ लेते हैं। मार्केट में जनरली क्या रेट रहता है? मार्केट में लगभग 150 का एवरेज रेट आपको मिल जाएगा। 150 रुपये किलो? 150 रुपये किलो मिल जाएगा। वो सेम चीज़ हम लोग जो है 75 रुपीज़ के हिसाब से देते हैं। अगर किसी भाई को हमसे सब कुछ सीखना है, जहाँ पे हम कंसल्टेंसी देते हैं, वो रेट हमारा 120 रुपया है, जहाँ पे हम 120 रुपये किलो किलो केचुए में ही ऐड हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, कल्चर का ही रेट है, जहाँ पर हम 1000 केचुआ पर किलो के हिसाब से आपको देते हैं। उसमें 3 मंथ तक आपको हम पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं। आपको हर चीज़, प्रोडक्शन से लेके सेल्स, मार्केटिंग, पैकेजिंग, हर एक चीज़ सिखाते हैं। आपको हर जगह हेल्प करते हैं। आपके साइट पे हम 2 बार विजिट करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो हम मिलके भी काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइट है जो हमने 5 साल पहले लगाए थे, और आज भी हम लोग लाखों के कस्टमर एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को। हर एक्सचेंज में एक कट होता है, जो अगर हमने उनको दिया तो हम उनसे कट लेते हैं, अगर उन्होंने हमें दिया तो हम उनको कट देते हैं, एंड वाइस वर्सा। जो रूल रहेगा दोनों के लिए सेम रहेगा। यानी कि थोड़ा कमीशन रहता है? जी बिल्कुल रहेगा। आपने उनका खाद बिकवाया तो आपका कमीशन, आपका खाद उन्होंने बिकवा दिया तो उनका कमीशन। हाँ, क्योंकि बिजनेस में अगर हमने ये टर्म्स नहीं रखा तो मैं आप भाईचारा में मैं आपकी 1 बार हेल्प करूंगा, 2 बार हेल्प करूंगा, लेकिन तीसरी बार मैं सोचूंगा अगर मैं कहीं खुद में उलझाऊं, ठीक, और कोई हेल्प आया भी जहाँ मैं आपकी कर सकता हूँ, तो मैं अपने पहले सॉल्व करूंगा, आपके लिए कम सोचूंगा। बट अगर मेरा वहाँ थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं जरूर टाइम निकाल के आपकी हेल्प भी करने की कोशिश करूंगा, और वाइसा वर्सा भी है। ये मोर सस्टेनेबल तरीका है काम करने का। अब एक सवाल और आता है कि जो आपने प्रोडक्शन की बात की, मार्केट तो आपने बता दिया कि भैया ढूंढना पड़ेगा और मार्केट बहुत है। हाँ। और उसको 1 से 1.5 साल लगेगा आपको। हाँ। ये मार्केट में एक चीज़ ऐड कर दूँ, छोटा सा एग्जांपल है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखी है कि जितने भी यूरिया और केमिकल प्रोडक्शन कंपनी है उनको ऑर्गेनिक बेचना पड़ेगा, उनके सेल्स का 10%। अच्छा, ठीक है। पिछले साल हमारे इंडिया में यूरिया बिका है लगभग 4.5 करोड़ मैट्रिक टन। यूरिया बिका 4 करोड़ मीट्रिक। हाँ, ये लास्ट ईयर का है। अभी इस साल का डेटा आएगा, मार्च खत्म हुआ ईयर, इस साल का डेटा भी आना बचा हुआ है। ठीक, कम से कम 10 से 15% हर साल इंक्रीज हो रहा है। इसका 10% हो जाता है लगभग 50,000 मैट्रिक टन। तो बहुत बड़ा गैप है प्रोडक्शन और डिमांड में। आप कितना ही बना लीजिए, बस आपको मार्केट तक पहुंचना है, वो एफर्ट मारना है। वो एफर्ट आप खुद से मार लीजिए, किसी के हेल्प से मार लीजिए, या किसी के साथ मिलके वो काम कर लीजिए। बस वहाँ अगर आप पहुँच जाएंगे तो आपको ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे आप कितना भी करके पूर्ति नहीं कर पाएंगे। यानी कि मार्केट बहुत है। पर अब प्रोडक्शन की बात करें तो अगर शुरुआती खर्चा हो गया आपका केचुआ खाद का जी, और फिर आपको गोबर की व्यवस्था देखनी है, आसपास गोबर कहाँ? बड़े इंडिया में बड़े आराम से मिल जाती है, गोबर मिल जाता है। केचुआ आप जैसे जो लोग हैं वो जी सप्लाई बिल्कुल। करते हाँ, हैं। उसके बाद कुछ लोग नीचे पक्का ईंटें लगाते हैं, कुछ पॉलीथीन ब्लैक बिछाते हैं, कुछ ऊपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसकी कॉस्ट उनको होती है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है जी। दूसरा एक खाद छानने की मशीन में देख रहा हूँ, बाकी एक पत्ते हैं ऊपर और पानी के लिए रेन गन है जी। इसके अलावा मुझे कोई स्ट्रक्चर आपका नज़र नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंस क्या है? मतलब ऐसे भी कर सकते हैं लोग? कि हमारे जैसे कंट्री में केचुआ खाद मेरे ख्याल से ऐसे ही प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना कॉस्ट कम रखेंगे तभी सामने वालों को भी वो कॉस्ट बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। हम आप कम में बनाएंगे तभी कम में बेच पाएंगे। आप 10 रुपये का बनाएंगे और 5 का बेच पाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक। दूसरा ये बात है कि जो हम लोग पक्का करते हैं या नीचे पन्नी बिछाते हैं, हमें सोचना चाहिए कि उसकी एक्चुअल नीड है क्या। लोग कहते हैं कि अगर आपने पक्का नहीं किया या नीचे पन्नी नहीं बिछाई तो हमारा जो केचुआ है वो ज़मीन में चला जाएगा, जो कि अटर नॉनसेंस है। हमारा जो केचुआ जो ब्रीड हम यूज़ करते हैं, इस ब्रीड को साइंटिफिकली हम बोलते हैं एपीजेइक, जो कि जर्मन टर्म है, जिसका मतलब होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारा जो वर्म है बाई डेफिनेशन सरफेस पे रहने वाला है। ये सरफेस के ऊपर ही 8 सेंटीमीटर के क्रस्ट में रहता है, ये 8 सेंटीमीटर के नीचे जाएगा ही नहीं। इसके पास डिगिंग कैपेसिटी नहीं होता है, ये खोद नहीं सकता। एक दूसरा, ये जो वर्म है जो हम लोग आइसिनिया फेटिडा यूज़ करते हैं, ठीक, जो आइसिनिया फेटिडा वर्म है वो अपने वजन के हिसाब से रोज़ खाना खाता है। मतलब अगर मेरा वजन 70 किलो का है, मैं 70 किलो खाना खा रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा अपने वजन के बराबर रोज़ खाना खा रहा है तो उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद हुआ खाना खाना। वो अपना खाना छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। ये वर्म 99% ऑर्गेनिक ही खाता है। अलग बात है, थ्योरी में बहुत जगह लिखा है कि 90% ऑर्गेनिक खाता है, 10% मिट्टी खाता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये मिट्टी सिर्फ और सिर्फ बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए जहाँ पे इसको ऑर्गेनिक नहीं मिलता है तो ही मिट्टी खाएगा, नहीं तो ये ऑर्गेनिक ही खाता है। तो अपना खाना छोड़ के कहीं नहीं जाता है। नीचे प्लास्टिक की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये ज़मीन में जा नहीं सकता, इसके पास ड्रिंकिंग कैपेसिटी नहीं है, अपना खाना छोड़ेगा नहीं। ईंटों की भी नीड नहीं है क्योंकि ये एक तो फोटो सेंसिटिव होता है और खाना छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमने अगर ईंटें नहीं बिछाई या पन्नी नहीं बिछाई तो हमारे सारे केचुए गायब हो जाएंगे। ठीक है, आपने हमारा देखा हम हर महीने लगभग 4-5 से 5 टन केचुआ बेचते हैं। अगर हमारे केचुए भाग रहे हैं, मिट्टी में चले जाएंगे तो इतने केचुए मैं लाऊंगा कहाँ से बेचने के लिए? 4-5 टन केचुआ बेच रहे हैं? हाँ जी, 4-5 टन केचुआ बेच देते हैं। ये तो बहुत ही मतलब एवरेज है।
ऐसा भी महीना आता है जहाँ पे हम 60 टन केचुआ बेचते हैं। वो ये तो बात हो गई नीचे सरफेस जी। ऊपर कवर करने ठीक के है, लिए। ऊपर करने के लिए हम लोग ये मल्चिंग करते हैं, केले के पत्ते यूज़ करते हैं। केले के पत्ते की जो हम लेयरिंग करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, लगभग 3 से 4 इंच का लेयर करते हैं। आप गाज़ियाबाद में जहाँ पे जून के महीने में 48 टच कर जाता है, हमारे बेड का टेम्परेचर कभी भी 24-25 के ऊपर नहीं जाता है। हमारा जो केले का पत्ता है वो बिल्कुल कूलर जैसा इफ़ेक्ट देता है। जैसे कूलर का पैड लगाते हैं, जहाँ से हवा जब बहता है तो वो पूरा ठंडक हो जाता है। हमारे केले के पत्ते पे जब हम वाटर स्प्रे करते हैं और जब हवा इसके अंदर से निकलता है, तो ये अंदर की पूरी गर्मी को सोख के बाहर निकलता है। तो केले के पत्ते से कवर करते हैं। हाँ। बारिश हो जाए तो क्या करते हैं? देखिए बारिश में हमारा जो बेड है, एक बार अगर कॉम्पैक्टली बन गया, तो फिर बिखरता नहीं है। केले के पत्ते उसको भी रोक के रखते हैं। बस आपका लैंड सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि बारिश में आपके लैंड पे पानी नहीं जमा हो। बारिश कितनी भी हो जाए, आपकी ज़मीन से वो पानी 2 घंटे 3 घंटे में बाहर निकल जाना चाहिए। ये जो लैंड आप देख रहे हैं, ये पूरा स्लैंटेड किया हुआ है, तो सारा पानी जो है बह के एक तरफ निकल जाता है। अगर वहाँ जमा हो गया, तो हम वहाँ पे पंप लगा के बाहर निकाल देते हैं। तो या तो आपका नेचुरली लैंड ऐसा हो कि भाई पानी बाहर निकल जाए, अगर ऐसा नहीं है, कहीं पानी जमा होने का पॉसिबिलिटी है, तो आप वहाँ पे हल्का गड्ढा करके उसको पंप आउट कर रहे हैं और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने साइट पे रहते हैं। बहुत सारे लोग साइट लगा के लेबर के भरोसे छोड़ के कुछ और काम में लग जाते हैं। पार्ट टाइम में बहुत डिफिकल्ट काम है। आपको फुल टाइम अवेलेबल होना पड़ेगा, किसी भी बैड सिचुएशन में आप वहाँ रहेंगे तो ही संभाल पाएंगे अपनी चीज़ों को। मतलब पानी कितना चाहिए होता है? कंटिन्यू चाहिए होता हाँ, है? पानी इसको टेम्परेचर के हिसाब से है। अगर 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, तो इसको रोज़ एक बार हमें पानी देना होता है। हमारा वर्म जो है ना, उसकी लाइफ ही वाटर है, उसके बॉडी में 96% वाटर है, तो उसका मेजर कंजम्पशन वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, मार्शी लैंड उसको बहुत पसंद है। पानी अगर 60-70% मॉइस्चर हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको सर्वाइवल करने में बड़ा ईजी रहता है। तो हमें डेली 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर तो डेली एक बार पानी देना पड़ता है। 30 और 20 के बीच में है तो हम तीसरे दिन पानी देते हैं। अगर 20 के नीचे चला आता है तो वीकली या 10 दिन में हम पानी देते हैं। 15 के नीचे जब टेम्परेचर आता है तो हम पानी देना बंद कर देते हैं। दिसंबर, मिड दिसंबर से लेके और जनवरी एंड तक हम मुश्किल से एक बार पानी देते हैं पूरे 1.5 महीने के पीरियड में। मतलब 20 से 30 टेम्परेचर रखना पड़ता है। हाँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, हमारे वर्म्स का सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 6 साइकिल हम एक साल में निकालते हैं, 60 दिन का होता है, बट ये हर महीने में सेम नहीं होता है। जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है, अप्रैल से मई तक का जो हमारा सीज़न है, ये इसमें हमारा जो पीरियड होता है वर्मी कंपोस्टिंग का, वो लगभग 60 दिन का होता है। जब हमारा अगस्त सितंबर आएगा, बारिश का सीज़न चालू होगा, तो हमारा जो वर्मी कंपोस्टिंग का पीरियड है वो इंक्रीज़ होकर 75 डेज़ का हो जाएगा। फिर जब अक्टूबर नवंबर आएगा, जहाँ पे नेचुरली हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास होता है, तो हमें 45 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। गर्मी में तो हम अपने बेड को पानी देकर ठंडा कर लेते हैं, बट ठंड में उसको गर्म करना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वो सबसे लंबा पीरियड होता है जो 90 डेज़ का पीरियड होता है। फिर विंटर के बाद जब फरवरी मार्च का टाइम आता है, वापस से हमारा नेचुरल टेम्परेचर 25 के आसपास होता है, तो वो आप 45 डेज़ का टाइम हो जाता है। तो ऐसे हमको एवरेज 60 दिन का मिलता है, जहाँ पे 45 दिन से लेके 90 दिन तक हमारा जो पीरियड है वैरी करता है। मॉइस्चर कितना रखना पड़ता है? मॉइस्चर 60 से 70%, मतलब इतना मॉइस्चर होना चाहिए जब हम अपने बेड में हाथ डालें तो हमारे हाथ में वाटर पार्टिकल आना चाहिए, हमको हमारा हाथ गीला होना चाहिए, इतना पानी रखना चाहिए हमको। पानी मेंटेन रखना है, टेम्परेचर मेंटेन रखना हाँ। है। हमारे वर्म्स को अच्छे से काम कराने के लिए हमको 3 चीज़ देना है। एक हमें देना होता है कंप्लीट डार्कनेस। हमारा जो केचुआ होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है, उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं चाहिए। तो आप जितना अंधेरा कर देंगे उतना ज़्यादा वो काम करेगा, पहला। दूसरा, उसको 60 से 70% मॉइस्चर देना होता है, ठीक है। तीसरा होता है उसको 25 डिग्री के आसपास का तापमान देना होता है। जो हमारा वर्म है उसका जो सर्वाइवल रेंज है टेम्परेचर का, वो है 4 डिग्री से 48 डिग्री तक। वो 4 में भी ज़िंदा रह जाता है, 48 में भी ज़िंदा रहेगा, बट उसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 12 से 38 है। 12 से नीचे काम नहीं करता है और 38 के ऊपर काम नहीं करता है। 25 डिग्री जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहाँ सबसे ज़्यादा काम करता है, वो 24 घंटे तब काम करता है। तो हमारा टारगेट होता है कि हम उसको पूरा अंधेरा रखें, 60 से 70% मॉइस्चर रखें और हम अपने टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रखें। अगर हम अपने मल्चिंग पे अच्छे से फोकस करें, अच्छे से हम उस पर ध्यान दें और मल्चिंग का लेयर कम से कम 2 से 3 इंच का रखें, वो हम केले के पत्ते से करें या पराली से करें, दोनों ही केसेस में हमारा जो टेम्परेचर बेड का हमेशा 25 के आसपास रहता है, कितनी भी गर्मी बाहर क्यों ना हो। एक चीज़ और कि लेबर इसमें स्किल्ड की ज़रूरत पड़ती है या मतलब धीरे धीरे सीख जाते हैं? लेबर हमारे सीधे सीख जाते हैं। सीखना आपको मेन है, जो साइट को रन कर रहा है उनका सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर क्या है, साइक्लिक चीज़ें हैं। वो आपके पास आएंगे जाएंगे, नए लोग आते रहेंगे, वो आपको हमेशा सिखाते रहना पड़ेगा। वो तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से सीख रहे हैं। प्लस जब आपको केचुआ बेचना है अगर खाद के साथ साथ, तो जब आप सामने वाले के हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको अगर नॉलेज नहीं है
तो आप उसको कैसे सिखा सकते हैं, उसको कैसे ट्रेन करेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जो भी नए लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, हम लोग उनके लिए बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक जो हमारे इंडिया में कि भाई नॉलेज हमारे यहाँ फ्री में सब लोग बांटते हैं, हम भी बिलीव करते हैं इसमें। हमारे साइट पे नॉलेज फ्री में बंटता है। आप कभी भी हमें फ़ोन करके किसी भी टॉपिक पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आप कुछ ले रहे हो चाहे ना ले रहे हो, हम लोग हर महीने के आखिरी शनिवार को फ्री की ट्रेनिंग रखते हैं। खाना पीना भी हम अपने साइट से खिलाते हैं। आप अपना कोई भी एक फ़ोटो ID कार्ड शेयर करके हमसे, जो आप नंबर दोगे उस नंबर पे बात करके हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। फुल डे की ट्रेनिंग होती है जहाँ पर हम हर एक चीज़ डिटेल में उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। इसके अलावा किसी को सर्टिफिकेट वाला ट्रेनिंग करना है तो 3 दिन का हम ट्रेनिंग कराते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट देते हैं, बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा लंबा ट्रेनिंग होता है, वो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है जो हम हर 3 महीने के एंड में करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारे कंसल्टेंसी में अगर साइट लगाते हैं, तो आप ऑलरेडी हमने एक बार अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हम 3 महीने तक उनकी पूरी हेल्प करते हैं, बनाने से लेके बेचने तक में। एक चीज़ और ऐड कर दूँ इसमें कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक के नाम से। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोज़ हम नॉलेज के डालते रहते हैं, जहाँ पे आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ को कर सकते हैं, अच्छे से मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं। तो अगर कोई उसको ज्वाइन करता है तो वहाँ से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो दोस्तों, जैसा राज सिंह जी ने बताया कि मार्केट बहुत है वर्मी कंपोस्ट की, लेकिन आपको मार्केट तलाशनी है और साथ में प्रोडक्शन इकोनॉमी करनी है, यानी कि जो केंचुआ खाद तैयार करना है उसमें कॉस्ट कम रखनी है, रनिंग कॉस्ट भी कम रखनी है, ताकि जो सेल करें आप वो केंचुआ और केंचुआ खाद महंगा ना पड़े। तो शुरुआत में क्योंकि महंगा बेचेंगे तो बिकने में दिक्कत होती है, तो शुरुआत से ही आप कॉस्ट में ध्यान देंगे और नॉलेज पूरी लेकर करेंगे तो निस्संदेह मार्केट बहुत बड़ी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि कितनी आप डेडिकेटेडली सीख करके इस काम को शुरू करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कोई भी बिजनेस कीजिए, लेकिन उसमें नॉलेज पूरी हो और डेडिकेशन, ये 2 चीज़ें होंगी तो जाकर सफल होने की संभावना बढ़ती है। जैसा बताया कि आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते इसको, कि मैंने यूनिट लगा ली और मैं सिर्फ फ़ोन पर उसको मॉनिटर कर रहा हूँ या लेबर के भरोसे छोड़ दिया है, कभी कभी विजिट करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये फुल टाइम जॉब है, यहाँ आपको रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, प्रोडक्शन के टाइम भी और मार्केटिंग के लिए भी। तो अगर ऐसा करेंगे तो निस्संदेह इसमें आपको लाभ होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर भी दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने की और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।